कल हमने गुप्त काल के बारे में कंप्लीट किया था और गुप्त काल के बाद हूण आक्रमण पर भी हमने चर्चा की थी और उसके बाद आज हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ से हम एक वंश की और बात कर रहे हैं जिसे पुष्यभूति वंश कहते हैं या फिर वर्धन वंश कहा जाता है। सभी साथियों को गुड इवनिंग। और यहाँ पर हम जो आज बात कर रहे हैं वर्धन वंश की हम बात कर रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि जो वर्धन वंश है ये इम्पोर्टेंट वंश रहेगा। जैसे कनिष्क इम्पोर्टेंट था, गुप्तकाल इम्पोर्टेंट था और मौर्य वंश इम्पोर्टेंट था, उसी तरीके से यहाँ पर ये वाला पोर्शन भी इम्पोर्टेंट होता है जिसे हम पुष्यभूति वंश कहते हैं या फिर वर्धन वंश कहते हैं। ठीक है, तो इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं संस्थापक की। पुष्यभूति वंश नाम दे रखा है, तो इस वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका नाम था पुष्यभूति। पुष्यभूति इस वंश का संस्थापक था और इस वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी थी थानेश्वर। थानेश्वर इनकी राजधानी थी। थानेश्वर का मतलब क्या है? तो थानेश्वर का मतलब हरियाणा में इनकी राजधानी थी। हरियाणा के थानेश्वर में इनकी राजधानी थी। ठीक है, तो ये तो संस्थापक की बात होगी। अब बात आती है इस वंश का प्रभावी शासक कौन था? प्रभावी शासक था एक, उसका नाम था प्रभाकर वर्धन। ठीक है, प्रभाकर वर्धन इस वंश का प्रतापी शासक था, प्रभाकर वर्धन। तो इसका नाम भी इंपोर्टेंट आता है। प्रभाकर वर्धन इंपोर्टेंट शासक था और ये एक प्रभावी शासक था इस वंश का। इसका नाम है प्रभाकर वर्धन। इसके बाद प्रभाकर वर्धन की अगर बात करें, इसने परम भट्टारक और महाराजाधिराज की उपाधि ली थी। इसकी उपाधि क्या थी? उपाधि परम भट्टाकर। परम भट्टाकर की उपाधि थी। ये उपाधि ज्यादातर पूछी जाती है कि परम भट्टाकर की उपाधि किसने ली थी। तो इसके बाद एक दूसरी उपाधि थी महाराजा धीराज। महाराजा धीराज, ये दो उपाधियां इनकी हैं। इस पर विशेष कर से आप लोग ध्यान रखेंगे। परम भट्टाकर की उपाधि किसने ली थी? तो प्रभाकर वर्धन ने ये उपाधि ली थी। अब इसके बाद में इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता रहा हूं, इसको समझना। प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे। प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम था राजश्री। राजश्री और पुत्र था एक राजवर्धन। राजवर्धन और दूसरे पुत्र का नाम था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन और राजवर्धन दो पुत्र थे और एक पुत्री थी राजश्री। अब राजश्री की अगर बात करें, राजश्री का विवाह हुआ था गृहवर्मा से। राजश्री का विवाह किससे हुआ था? तो इसका विवाह कन्नौज के शासक गृहवर्मा, कन्नौज के शासक गृहवर्मा से हुआ था। शासक गृहवर्मा से विवाह हुआ, गृहवर्मा। लेकिन होता क्या है, देखो, ये जो गृहवर्मा थे इनकी हत्या कर दी गई। मौखरी वंश के शासक थे, इनकी हत्या कर दी गई। गृहवर्मा कन्नौज के मौखरी वंश के शासक थे और इनकी हत्या मालवा के शासक देवगुप्त ने कर दी। हत्या किसने कर दी? तो मालवा के शासक, मालवा के शासक देवगुप्त ने हत्या कर दी। देवगुप्त ने गृहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को कैद कर दिया, राजश्री को बंदी बना दिया और इसकी हत्या कर दी। तो अब क्या होता है, देखो, राजवर्धन राजश्री का भाई था। राजवर्धन ने जाकर के देवगुप्त की हत्या कर दी। अब राजवर्धन ने किसकी हत्या कर दी? तो देवगुप्त की हत्या कर दी। राजवर्धन ने जाकर के देवगुप्त की हत्या कर दी। लेकिन देवगुप्त का एक मित्र था, इसके मित्र का नाम था शशांक। मित्र था इसका शशांक। शशांक, और इस शशांक ने राजवर्धन की हत्या कर दी। शशांक ने किसकी हत्या कर दी? तो राजवर्धन की हत्या कर दी। अब देखो, राजवर्धन की हत्या होगी, राजश्री को बंदी बनाया था। अब जिम्मेदारी किसके पास आ गई? हर्ष के पास। तो इसके बाद हर्ष ने जाकर सबसे पहले शशांक की हत्या की और उसके बाद शशांक की हत्या करके अपनी बहन राजश्री को मुक्त कराया और राजश्री को मुक्त करा करके
अपनी राजधानी कन्नौज बनाई और अपने बहनोई के राज्य को भी संभाला और अपने राज्य को भी संभाला। ठीक है, तो 16 वर्ष की अवस्था में इसके बाद इंपॉर्टेंट शासक आ जाता है हर्षवर्धन। तो अब शासक बनता है यहां से हर्षवर्धन। तो उम्मीद है स्ट्रक्चर आपकी समझ में आया होगा। क्या कहा मैंने, देखो पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था, तो पुष्यभूति था। इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी थानेश्वर, हरियाणा। इस वंश का एक प्रभावी शासक था जिसका नाम था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन की उपाधि है परम भट्टागर और महाराजा धीराज की। और प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे, एक राजवर्धन और एक हर्षवर्धन, और एक पुत्री थी राजश्री। राजश्री का विवाह हुआ था कन्नौज के शासक गृहवर्मा से। गृहवर्मा से विवाह हुआ, लेकिन गृहवर्मा की हत्या कर दी मालवा के शासक देवगुप्त ने। जब देवगुप्त ने गृहवर्मा की हत्या कर दी तो राजवर्धन ने जाकर के देवगुप्त की हत्या कर दी। अब देवगुप्त का एक मित्र था शशांक, और इस शशांक ने धोखे से राजवर्धन की हत्या कर दी। अब राजवर्धन की हत्या कर दी तो सारी जिम्मेदारी आ गई हर्षवर्धन के पास। तो हर्षवर्धन ने क्या किया, हर्षवर्धन ने जाकर के सबसे पहले शशांक की हत्या की। ठीक है, और हर्षवर्धन का राज्याभिषेक कितने वर्ष की अवस्था में हुआ, तो राज्याभिषेक इसका 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था। 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था। 16 वर्ष की अवस्था में इसका राज्याभिषेक हुआ, और इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, तो इसने राजधानी बनाई अब कन्नौज। कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया, क्योंकि आपने देखा था इनके जो बहनोई थे गृहवर्मा, ये कन्नौज के शासक थे, इनकी हत्या कर दी गई। तो इन्होंने कन्नौज को फिर अपनी राजधानी बनाया और अपनी बहन को भी पूरे सम्मान के साथ अपने राज्य में रखा। ठीक है, और इसके अलावा इसके हर्षवर्धन से संबंधित जानकारी हमें कहां से मिलती है, इसकी जानकारी को से संबंधित यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। हर्ष से संबंधित जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर एक बाणभट्ट की दो पुस्तक है। बाणभट्ट की पुस्तक है, बाणभट्ट की हर्षचरित और दूसरा कादंबरी, इन दो पुस्तकों से यहां से जानकारी मिलती है। इसके अलावा हर्ष की पुस्तक है प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। हर्ष की पुस्तक प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद से इन पुस्तकों से भी हमें हर्ष के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा एक ह्वेंसांग की पुस्तक है CU की। चीनी यात्री था ह्वेंसांग, सभी लोग जानते हैं। ह्वेंसांग के बारे में मैंने पहले भी बताया था, हौ से हर्ष, हौ से ह्वेंसांग। ह्वेंसांग की पुस्तक का नाम है पुस्तक CU की। पुस्तक ध्यान रखेंगे, CU की। तो इन पुस्तकों से हर्ष के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, इसकी उपाधि की अगर बात करेंगे तो इसे ह्वेंसांग ने शिलादित्य की उपाधि दी थी। तो पूछा जाता है हर्ष को और किस नाम से जाना जाता है, तो हर्ष को शिलादित्य भी कहा जाता है। तो नोट करके लिख लेंगे यहाँ पर, ह्वेंसांग ने हर्ष को शिलादित्य कहा। शिलादित्य बहुत इंपॉर्टेंट है। शिलादित्य किस शासक को कहा जाता है, शिलादित्य हर्ष को कहा जाता है। ठीक है, और किसने कहा था हर्ष को शिलादित्य, किसने कहा, तो ह्वेंसांग ने हर्ष को शिलादित्य कहा था। और हमने कहा कि 16 वर्ष की अवस्था में हर्ष शासक बना था, और गद्दी में बैठने के बाद इसका सबसे पहला काम क्या था, हर्ष ने गद्दी में बैठने के बाद सर्वप्रथम शशांक की हत्या कर दी। शशांक की हत्या कर अपनी बहन राजश्री को मुक्त कराया, जो उस समय विंध्य के पर्वतों में, ध्यान रखेंगे, विंध्य
विंध्य के पर्वतों में सती बनने जा रही थी, सती बनने जा रही थी। वहां से भाग करके सती बनने जा रही थी और हर्ष उसे ढूंढ निकालता है। हर्ष ने यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्ष ने अपनी बहन राजश्री को किसकी सहायता से ढूंढा। तो यहाँ पर हर्ष ने अपने ममेरे भाई भंडी की सूचना पर विंध्य के पर्वतों से ढूंढ निकाला था। और इसमें हर्ष की सहायता किसने की थी, तो बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र ने सहायता की थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजश्री को ढूंढने में हर्ष की सहायता बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र ने की थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हर्ष की सहायता किसने की थी, तो बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र ने हर्ष की सहायता की थी राजश्री को ढूंढने में। ठीक है, तो इस तरीके से राजश्री को ढूंढ के निकालता है और फिर अपने राज्य कन्नौज को अपनी राजधानी बना करके वहां पर शासन करता है। तो ये तो हर्ष के बारे में बेसिक जानकारी थी। और इसके बाद हर्ष ने पंजाब, कन्नौज, बंगाल, मिथिला, उड़ीसा, पूरे उत्तर भारत के क्षेत्र को जीत लिया था। तो हर्ष ने इस पूरे क्षेत्र को जीत करके वहां पर शासन अपना स्थापित कर दिया था। ठीक है, चलिए, आप किसका कैमरा ऑन हो गया ये? ठीक है, तो राजश्री को ढूंढने में हर्ष की सहायता किसने की, तो बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र ने सहायता की थी। ठीक है, चलिए, इतना सब लोग लिखें इसको और उसके बाद हम फिर आगे बढ़ते हैं। माइक ऑन हो रहा है शायद, आपका ऑफ है अब? ठीक है, माइक ऑफ रखना। माइक ऑफ ऑन से थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है ना औरों को भी। चलिए, तो इतने पॉइंट सबसे पहले लिखो, फिर मैं हर्ष के बारे में आगे की जानकारियां देता हूं। जल्दी से इसको लिख लीजिए सभी लोग। एक बार फिर से देखो, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश है, संस्थापक पुष्यभूति, राजधानी थानेश्वर हरियाणा, प्रभावी शासक प्रभाकर वर्धन था। इनकी उपाधि परम भट्टाकर और महाराजा धीराज की उपाधि थी। और प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे, एक राजवर्धन और एक हर्षवर्धन। पुत्री का नाम था राजश्री। राजश्री का विवाह किया कन्नौज के शासक गृह वर्मा से और गृह वर्मा की हत्या कर दी मालवा के शासक देवगुप्त ने। और देवगुप्त की हत्या की राजवर्धन ने और राजवर्धन की हत्या कर दी थी देवगुप्त के मित्र शशांक ने। और फिर शशांक की हत्या की हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन का राज्याभिषेक 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था। राजधानी कन्नौज थी इनकी। राजधानी कहां थी, तो कन्नौज थी। इनका शासन का समय 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक था। 647 ईस्वी तक। तो इस समय पर इन्होंने शासन किया। राजधानी इन्होंने अपनी कन्नौज बनाई। जानकारी कहां से मिलती है, तो बाण भट्ट की पुस्तक हर्षचरित और कादंबरी से। और हर्ष की पुस्तक है प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। वेंगसांग की पुस्तक है सीयू की। और वेंगसांग ने हर्ष को शिलादित्य कहा। और हर्ष ने गद्दी में बैठने के बाद सर्वप्रथम शशांक की हत्या कर अपनी बहन राजश्री को मुक्त कराया, जो उस समय विंध्य के पर्वतों में सती बनने जा रही थी। राजश्री को ढूंढने में हर्ष की सहायता किसने की, तो बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र ने सहायता की थी। इतना जल्दी से सभी लोग लिख लें। और बिल्कुल 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। जल्दी से इसे कंप्लीट करें और फिर हर्ष के बारे में आगे की बात हम यहाँ पर करते हैं। अब हर्ष ने संपूर्ण उत्तर भारत में शासन स्थापित कर लिया और फिर उसके बाद हर्ष बढ़ता है दक्षिण भारत की ओर। दक्षिण भारत की ओर जब हर्ष बढ़ता है तो वहां हर्ष के साथ एक युद्ध होता है, जो कि वातापी के शासक पुलकेशिन द्वितीय के साथ होता है। बहुत महत्वपूर्ण है, वातापी के शासक पुलकेशिन द्वितीय। तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि हर्ष के समय दक्षिण भारत में वातापी का शासक कौन था, तो उसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। अब हर्ष ने संपूर्ण उत्तर भारत में
विजय हासिल करने के बाद विजय हासिल करने के बाद वह दक्षिण भारत की ओर बढ़ा। वह दक्षिण भारत की ओर बढ़ा। ठीक है, जहां हर्ष का सामना, अब इसको याद रखेंगे, हर्ष का सामना वातापी के वातापी के चालुक्य कहते हैं के शासक पुलकेशिन द्वितीय से हुआ। पुलकेशिन द्वितीय से हुआ। हर्ष का सामना किससे हुआ? तो वातापी के शासक पुलकेशिन द्वितीय से हर्ष का सामना होता है। ठीक है, और हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर, याद रखेंगे, पूछा जाता है किस नदी के तट पर हुआ था? नर्मदा नदी के तट पर भीषण युद्ध हुआ। परंतु इस युद्ध में हर्ष की हार हुई। ठीक है, तो ये एक ऐसा युद्ध था जिसमें हर्ष की हार हुई, और कहीं भी हर्ष की हार नहीं हुई थी, तो इसीलिए ये युद्ध इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर्ष की हार किस शासक के साथ हुई थी? तो वातापी के शासक पुलकेशिन द्वितीय। बहुत इंपॉर्टेंट शासक है पुलकेशिन द्वितीय। अगर आपसे पूछा जाए कि ह्वेंसांग किसके समय आया था, तो हर्ष के समय आया था। लेकिन अगर पूछा जाए ह्वेंसांग वातापी के किस चालुक्य शासक के समय आया था, अब हर्ष के समय जब आया है, तो हर्ष के समय वातापी का शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय। तो पुलकेशिन द्वितीय के समय ह्वेंसांग आया था। अब पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया? तो पल्लव शासक था नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को, हर्ष को हराया पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय को 3 बार हरा दिया था नरसिंह वर्मन ने। तो यहां पर देखो, उस समय पल्लव वंश का शासन था दक्षिण भारत में, नरसिंह वर्मन का। फिर यहां पर एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि ह्वेंसांग किस पल्लव शासक के समय आया? तो उसका नाम है नरसिंह वर्मन। तो ये एक दूसरे के समकालीन थे। ये यहाँ पर उत्तर भारत में हर्ष शासन कर रहा था, और दक्षिण भारत में जो चालुक्य शासक थे उनका नाम था पुलकेशिन द्वितीय, और जो तीसरे शासक थे वो नरसिंह वर्मन थे, पल्लव शासक। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखना है। आगे जब मैं पल्लव वंश पढ़ाऊंगा और इस पर चर्चा करेंगे, तो वहां पर ये चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी। अब इसकी जानकारी हमें कहां मिलती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस युद्ध की जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है। ऐहोल अभिलेख से मिलती है। ये ऐहोल अभिलेख किसका है? तो ये पुलकेशिन द्वितीय का है। ऐहोल अभिलेख से मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐहोल अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। जबकि पुलकेशिन द्वितीय को नरसिंह वर्मन ने हराया था। इसकी जानकारी कहां से मिलती है? तो कुर्रम अभिलेख से मिलती है। ऐहोल अभिलेख से मिलती है। क्लियर हो गया? यहां तक की बात सबको क्लियर होगी। जल्दी इसको कंप्लीट कर लो। कुछ बातें इसमें और हैं, और उसको लिखते हुए हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। इसको लिखा सबने? ठीक है। और इस युद्ध की जानकारी हमें ऐहोल अभिलेख से मिलती है, जिसका ऐहोल अभिलेख का लेखक, जिसको लिखने वाला कौन था? लेखक रवि कीर्ति था। जिसका लेखक कौन था? रवि कीर्ति था। जैसे आपने प्रयाग प्रशस्ति लेख में हरिसेन के बारे में पढ़ा था, उसे लिखने वाला कौन था? हरिसेन। और वहां जानकारी किसके बारे में मिलती है? तो समुद्रगुप्त के बारे में। वैसे ही ऐहोल अभिलेख में यह जानकारी मिलती है कि पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष के बीच युद्ध हुआ था,
और इसका जो लेखक था, ऐहोल अभिलेख का लेखक था रवि कीर्ति। रवि कीर्ति ने लिख रखा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है ये। जो मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्ष का युद्ध किस वातापी के शासक के साथ हुआ? तो पुलकेशिन द्वितीय के साथ हुआ। दूसरा, यह युद्ध किस नदी के तट पर हुआ? नर्मदा नदी के तट पर हुआ। और इस युद्ध की जानकारी हमें कहां पर मिलती है? तो ऐहोल अभिलेख में मिलती है। और ऐहोल अभिलेख का लेखक कौन है? तो रवि कीर्ति। ऐहोल अभिलेख कहां स्थित है? कर्नाटक में है। कहां स्थित है? कर्नाटक में। क्लियर हो गया? चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि हर्ष के समय ह्वेंसांग, चीनी यात्री ह्वेंसांग आया था, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो अगला पॉइंट लिखेंगे, हर्ष के समय चीनी यात्री ह्वेंसांग भारत आया था। ह्वेंसांग भारत आया। और ह्वेंसांग कितने वर्ष भारत रहा पूछा जाता है? तो ह्वेंसांग 14 वर्ष भारत रहा था। 14 वर्ष भारत में रहा। ह्वेंसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। धर्म की दीक्षा ली। उस समय नालंदा के प्राचार्य शीलभद्र थे। ये भी याद रखना, शीलभद्र थे। हर्ष को, ह्वेंसांग को विदेशी यात्रियों का राजकुमार तथा नीति का पंडित और आधुनिक शाक्य मुनि भी कहते हैं, वर्तमान शाक्य मुनि भी कहते हैं। नीति का पंडित वर्तमान शाक्य मुनि भी कहते हैं। ये इसके नाम है। ठीक है। अब हर्ष ने ह्वेंसांग से प्रभावित होकर क्या कर लिया था? प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपना लिया था। हर्ष ने किससे प्रभावित होकर के बौद्ध धर्म अपनाया था? तो ह्वेंसांग से प्रभावित होकर के बौद्ध धर्म अपना लिया था। और हर्ष बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। ये भी याद रखेंगे, हर्ष बौद्ध धर्म की किस शाखा का? महायान। मैंने आपको हीनयान महायान के बारे में बताया था। महायान शाखा का अनुयायी था। ठीक है। तो ये हर्ष के बारे में ये जानकारी थी। इस पर कुछ और पॉइंट हैं, उन पर भी चर्चा करते हैं। जल्दी से इसको आप लोग कंप्लीट करें। महायान शाखा का अनुयायी था। हर्ष क्या करता था इसको भी समझना। हर्ष ने हर 5 वर्ष में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। जो कुंभ मेला है, इसे चलाने का श्रेय किसे जाता है? तो कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय भी हर्ष को जाता है। कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय हर्ष को जाता है। हर्ष प्रत्येक 5 वर्ष में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। ठीक है। हर्ष प्रत्येक 5 वर्ष में महामोक्ष परिषद का आयोजन प्रयाग में करता था। कहां करता था? प्रयाग में करता था। और एक पॉइंट याद रखना कि छठी महामोक्ष परिषद में इस ह्वेंसांग ने भी भाग लिया था। ह्वेंसांग ने
ह्विंगसांग ने 635 ईस्वी में छठी महामोक्ष परिषद पर भाग लिया था। यह भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। महामोक्ष परिषद का आयोजन हर्ष करता था प्रयाग में, और 635 ईस्वी में छठी महामोक्ष परिषद का आयोजन हुआ था जिसमें हर्ष ने भाग लिया था। और हर्ष क्या करता था? हर्ष इस महामोक्ष परिषद में अपनी संपूर्ण आय, अपनी 5 वर्ष की संपूर्ण आय दान कर देता था। अपनी जो भी आय थी, इनकम थी, वो सब ये दान कर देता था प्रत्येक 5 वर्ष में महामोक्ष परिषद में। तो ये भी क्लियर हो गया। अब यहां से एक बात आती है कि हर्ष का कोई पुत्र नहीं था। ध्यान रखेंगे, हर्ष का कोई पुत्र नहीं था। और हर्ष ने अपनी पुत्री, अब इसकी एक बेटी थी, बेटा कोई नहीं था, और अपनी पुत्री का विवाह बल्लभी के शासक, बल्लभी के शासक, ध्यान रखेंगे, बल्लभी गुजरात के शासक ध्रुवसेन से किया था। बल्लभी के शासक थे ध्रुवसेन द्वितीय कहते हैं, उनसे किया था। ध्रुवसेन द्वितीय से किया था, सेकंड से किया था। ठीक है। और हर्ष के समय जो काशीपुर था, काशीपुर का नाम क्या था? काशीपुर को गोविसाण कहा जाता था। हर्ष ने गोविसाण को भी जीता था। हर्ष ने, ये उत्तराखंड का एक क्वेश्चन है, हर्ष ने गोविसाण किसे कहते हैं? काशीपुर को। तो यहां से इस वर्धन वंश से संबंधित गोविसाण मतलब काशीपुर को जीता था। क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पर भी ध्यान रखेंगे। तो इतने पॉइंट इसमें थे। इसके अलावा हर्ष के समय पर कुछ विद्वान थे। इन विद्वानों के नामों को भी आप याद रखेंगे कि हर्ष के दरबार में विद्वान कौन कौन थे। हर्ष के दरबार में जो विद्वान है, उन मुख्य रूप से इन 3 विद्वानों का नाम आता है, जिसमें बाणभट्ट हो गया, हरिदत्त हो गया और जयसेन हो गया। हर्ष के दरबार में प्रमुख विद्वान कौन थे? एक तो बाणभट्ट थे, हरिदत्त और जयसेन। ये प्रमुख विद्वान थे हर्ष के दरबार में। इन तीनों के नामों को भी लिख लेना। तो ये थी हर्ष के बारे में जानकारी। इस पूरे वंश के बारे में जानकारी एक बार फिर से सुन लेना। पुष्यभूति वंश की हमने बात की। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश कहते हैं। पुष्यभूति वंश का संस्थापक था पुष्यभूति। इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी थानेश्वर। इसके बाद इस वंश का एक प्रभावी शासक बना जिसका नाम था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे, एक राजवर्धन और दूसरे हर्षवर्धन। और तीसरी पुत्री का नाम था राजश्री। राजश्री का विवाह हुआ था कन्नौज के शासक गृहवर्मा से, लेकिन गृहवर्मा की हत्या कर दी थी देवगुप्त ने। देवगुप्त ने गृहवर्मा की हत्या कर दी थी। देवगुप्त मालवा का शासक था, गृहवर्मा कन्नौज के शासक थे। जब देवगुप्त ने हत्या कर दी तो देवगुप्त की हत्या कर दी थी राजवर्धन ने। राजवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी, लेकिन देवगुप्त का एक मित्र था शशांक ने धोखे से राजवर्धन की हत्या कर दी। उसके बाद हर्ष ने हत्या की, किसकी? शशांक की हत्या कर दी हर्ष ने शशांक की हत्या करके अपनी बहन राजश्री को मुक्त कराया। और राजश्री को मुक्त कराने में हर्ष की सहायता किसने की? हर्ष की सहायता करने वाले बौद्ध भिक्षु थे दिवाकर मित्र। इस बात को याद रखना है। हर्ष कितने वर्ष की अवस्था में कन्नौज के शासक बने थे? तो 16 वर्ष की अवस्था में कन्नौज के शासक बने थे। हर्ष से संबंधित जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो बाणभट्ट की पुस्तक है। बाणभट्ट की पुस्तक हर्षचरित और कादंबरी, और हर्ष की पुस्तक है प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद।
इसके अलावा चीनी यात्री ह्वेंसांग की पुस्तक है सी यू की, इससे हमें हर्ष के बारे में जानकारी मिलती है। फिर हमने बात की हर्ष ने संपूर्ण उत्तर भारत को जीतकर दक्षिण भारत की ओर मुड़ते हैं और दक्षिण भारत में हर्ष का सामना होता है वातापी के शासक पुलकेशिन द्वितीय से, और यहाँ पर पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष के बीच एक युद्ध होता है जो कि नर्मदा नदी के तट पर भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में हर्ष की हार हो गई थी और उसके बाद हर्ष और जो पुलकेशिन द्वितीय थे, इनके जो युद्ध थे, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो इसकी जानकारी हमें ऐहोल अभिलेख से मिलती है। ऐहोल अभिलेख का लेखक कौन था? तो उसका लेखक था रवि कीर्ति। इसके बाद बात आती है कि हर्ष के दरबार में चीनी यात्री कौन आया था? तो हर्ष ह्वेंसांग नामक चीनी यात्री हर्ष के दरबार में आया था। ह्वेंसांग 14 वर्ष तक भारत में रहा था। ह्वेंसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। उस समय नालंदा के प्राचार्य कौन थे? तो शीलभद्र थे। ह्वेंसांग को विदेशी यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है और नीति का पंडित भी कहते हैं और वर्तमान शाक्य मुनि भी कहते हैं। हर्ष ने ह्वेंसांग से प्रभावित होकर के बौद्ध धर्म अपना लिया था और हर्ष बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। उसके बाद बात आई कि कुंभ मेले की बात आई, तो हर्ष को कुंभ मेला प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। भारत में कुंभ मेला किसने प्रारंभ किया था? तो हर्ष ने किया था और प्रत्येक 5वें वर्ष हर्ष प्रत्येक 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन प्रयाग में करता था, जिसमें वह अपनी 5 वर्ष की संपूर्ण आय को दान कर देता था। ह्वेंसांग ने 635 ईस्वी में छठी महामोक्ष परिषद पर भाग लिया था। हर्ष का कोई पुत्र नहीं था और हर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय से किया था। हर्ष ने गोभिषाण काशीपुर को भी जीता था और हर्ष के समय प्रमुख विद्वान बाणभट्ट, हरिदत्त और जयसेन, ये इसके दरबार में प्रमुख विद्वान थे। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा ये वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ और अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इधर से त्रिकोणीय संघर्ष की। ठीक है।